यह कहानी एक ऐसे रहस्यमयी जंगल की है जहां जाने वाले लोग कभी वापस लौटकर नहीं आते हैं। सब कुछ एक छोटे से बच्चे जेसी के अचानक गायब होने से शुरू होता है, जो सालों बाद एक खौफनाक सच बनकर सामने आता है। टाइम ट्रैवल और एक अजीब दूसरी दुनिया के बीच फंसी यह कहानी धीरे धीरे अपने राज खोलती है। जैसे जैसे लोग उस जंगल में कदम रखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वहाँ सिर्फ रास्ते ही नहीं बल्कि हकीकत भी बदल जाती है। और अंत में सवाल यही रह जाता है कि असली खतरा उस क्रिएचर में था या उस रहस्यमयी जगह में छिपे सच में। कहानी 1997 में वॉशिंगटन से शुरू होती है, जहां केट मार्टिन अपने बेटे जेसी को लेकर अपने माता पिता जीन और बर्निस से मिलने जाती है। जेसी अपने नाना जीन के साथ शिकार पर जाने वाला होता है, इसलिए जीन सुबह से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनके आते ही जीन कहते हैं कि अब उन्हें निकलना चाहिए। बर्निस उनके लिए जल्दी से खाना पैक करती है और फिर जीन और जेसी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचकर जीन गाड़ी पार्क करता है और ट्रंक से बंदूक निकालकर जेसी को देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक हिरण दिखता है। जीन जेसी से उस पर गोली चलाने को कहते हैं। जेसी गोली चलाता है और हिरण घायल हो जाता है। इसके बाद दोनों हिरण के पीछे जाते हैं। रास्ते में जेसी को भूख लगती है तो वह रुककर सैंडविच खाने लगता है, जबकि जीन आगे बढ़ जाता है और उसे हिरण मिल जाता है। जब जीन पीछे मुड़कर देखता है तो जेसी वहाँ नहीं होता। वह हिरण को मारकर जेसी को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जेसी को झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है। वह उसे अपना सैंडविच देता है, लेकिन वह चीज भाग जाती है। जेसी उसके पीछे जाता है और दौड़ते दौड़ते एक अजीब सी जगह पहुंचता है, जहाँ जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी सीढ़ी होती है। वहाँ कोई घर या इंसान नहीं होता, फिर भी सीढ़ियां बिल्कुल नई लग रही होती हैं। जिज्ञासा में जेसी उन सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। उधर जीन उसे ढूंढते हुए परेशान हो रहा होता है और उसे जेसी का बैग मिलता है, जिससे वह और डर जाता है। इसी बीच जेसी को वही अजीब जानवर फिर दिखाई देता है, जिससे वह डर कर नीचे उतर आता है। तभी अचानक कुछ अजीब हाथ उसे पकड़ लेते हैं और वह चीखने लगता है। जेसी की चीख सुनकर जीन वहां पहुंचता है और उसे भी वही सीढ़ियां दिखती हैं, लेकिन जेसी वहां नहीं होता। तभी सीढ़ियों के पीछे से जेसी की आवाज आती है। वहां एक दरवाजा होता है जहां से कोई उसे अंदर खींच रहा होता है। जीन उसे बचाने के लिए गोली चलाता है, लेकिन वह चीज जीन को भी अंदर खींच लेती है। अब कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम दो भाइयों जॉश और निक को देखते हैं, जो उसी जंगल में हाइकिंग पर जाने वाले होते हैं। रास्ते में वे एक दुकान पर रुकते हैं सामान लेने के लिए। वहां स्टोर ओनर से उनकी बात होती है और उसे पता चलता है कि ये लोग पास के जंगल में जा रहे हैं। वह उन्हें चेतावनी देता है कि रेड मून के समय कई लोग इन जंगलों में गायब हो चुके हैं, इसलिए सावधान रहें। जॉश उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन निक वहां लगे मिसिंग लोगों के पोस्टर देखकर थोड़ा डर जाता है। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो रिबेका और जॉर्डन उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जो एक कपल हैं। उनका एक और दोस्त आने वाला था, लेकिन उसकी जगह डग आता है, जिसे कोई खास पसंद नहीं करता, क्योंकि वह किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह बस ट्रिप के बारे में सुनकर आ गया था। पहले वह इनका दोस्त रह चुका है, इसलिए उसे मना भी नहीं किया जा सकता था। इसके बाद सभी लोग अपने बैग्स लेकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। लगभग 5 घंटे चलने के बाद सब बहुत थक जाते हैं, लेकिन रिबेका बताती है कि अभी तो वे आधा रास्ता भी नहीं चले हैं, इसलिए रुकना ठीक नहीं होगा। फिर भी थोड़ा आगे जाकर वे आराम करने का फैसला करते हैं, क्योंकि निक बहुत थक चुका होता है। जॉश जब उसका बैग उठाने में मदद करता है तो उसे पता चलता है कि निक ने जरूरत से ज्यादा सामान रखा है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे एक्स्ट्रा सामान छोड़ने को कहते हैं। जॉश अपने भाई की मदद करता है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक झोपड़ी मिलती है, जिसे देखकर वे हैरान होते हैं कि यह किसने बनाई होगी, लेकिन लड़कियों को यह जगह ठीक नहीं लगती, इसलिए वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आगे जाकर जब रिबेका अपने जूते के फीते बांधने के लिए रुकती है तो बाकी सब आगे निकल जाते हैं। तभी वहाँ एक डरावनी औरत आ जाती है, जो सीधे रिबेका की तरफ बढ़ रही होती है। रिबेका उसके घायल पैर देखती है और डर जाती है। जब वह उसका चेहरा देखती है तो वह और भी ज्यादा डरावना होता है और वह अजीब आवाजें निकाल रही होती है। रिबेका बहुत डर जाती है, लेकिन जब वह दोबारा देखती है तो वह औरत वहाँ से गायब हो चुकी होती है। रिबेका भागकर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है, लेकिन वह वापस उसी झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। वह डरावनी औरत भी झोपड़ी के अंदर पहले से मौजूद होती है। रिबेका जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके दोस्त उसकी आवाज सुनकर उसके पास आते हैं और देखते हैं कि वह बहुत डरी हुई है। रिबेका उन्हें उस औरत के बारे में बताती है, लेकिन बाकी लोग सोचते हैं कि वह थकान की वजह से भ्रम देख रही है। डग रिबेका की बात का मजाक उड़ाता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन निक थोड़ा चिंतित होता है, क्योंकि स्टोर ओनर ने भी उन्हें यहाँ आने से मना किया था। तभी सबको डग की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वे भागकर उसके पास जाते हैं तो जमीन पर उसके कपड़े मिलते हैं, लेकिन डग वहाँ नहीं होता। अचानक डग पानी से निकलकर उन पर हंसने लगता है, लेकिन उसका मजाक उसी पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत सारी लीचेस चिपकी होती हैं। जॉर्डन लाइटर की मदद से उन्हें हटाने की कोशिश करती है। इसके बाद सब फिर से आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो डरा हुआ और गुस्से में लगता है। वह किसी से बात कर रहा होता है। असल में वह उसी औरत से बात कर रहा होता है जिसे रिबेका ने पहले देखा था। वह औरत सिर झुकाकर उसकी बातें सुन रही होती है और वह आदमी बार बार उससे माफी मांग रहा होता है। ये लोग उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर उस आदमी के सिर पर जाती है, जहाँ एक गहरा और बड़ा घाव होता है। इससे पहले कि वे
वे कुछ समझ पाते, वह आदमी उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी वह औरत भी अपना चेहरा दिखाती है जो बहुत डरावना होता है। उसके हाथ में एक बच्चा भी होता है जो लगातार रो रहा होता है। बच्चे की आवाज से परेशान होकर वह आदमी अपनी बंदूक निकालकर खुद को गोली मार लेता है, लेकिन वह फिर भी जिंदा रहता है। यह सब देखकर रिबेका फिर से डर जाती है और रोने लगती है। फिर वह औरत अपने बच्चे को उठाती है और तब सबको पता चलता है कि वह कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक अजीब जीव है। यह देखकर सब घबरा जाते हैं। तब वह आदमी बंदूक दिखाकर उन्हें वहाँ से भागने को कहता है और वे सब जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। इस जल्दबाजी में जॉश से निक का बैग वहीं छूट जाता है। अब सब एक जगह रुक कर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। निक कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जॉर्डन कहती है कि अब रात होने वाली है और वापस जाना मुश्किल है, इसलिए उन्हें यहीं रुकना होगा। निक बहुत डरा हुआ होता है और सब पर चिल्लाने लगता है, लेकिन जॉश उसे शांत करता है। यह जगह आबादी से दूर होती है और उनका पार्क रेंजर्स से भी कोई संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए मजबूरी में उन्हें वहीं रात बितानी पड़ती है। इसी दौरान डग एक खास तरह की मशरूम वाली ड्रिंक पी लेता है जिसे वह नशे की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। साफ दिखता है कि उसका असर उसके दिमाग पर हो रहा है। रात होने पर सब अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं, लेकिन जॉश बाहर बैठकर पहरा देने का फैसला करता है। जब सब सो रहे होते हैं तभी कोई डग का स्लीपिंग बैग खींचने लगता है। डग नींद में सपना देख रहा होता है जिसमें वह खुद को और जॉर्डन को देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह अपने ऊपर एक क्रिएचर को देखता है जो उसके शरीर को नोचने लगता है। डग को पता ही नहीं चलता कि वह उसे कितनी दूर ले आया है। दर्द से वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके दोस्त उसकी आवाज सुन लेते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि डग गायब है तो वे घबरा जाते हैं। उसका स्लीपिंग बैग भी नहीं होता, लेकिन वहाँ घसीटने के निशान होते हैं, इसलिए वे उन निशानों का पीछा करते हैं। चलते चलते उन्हें डग का एक जूता मिलता है और फिर उसका फटा हुआ स्लीपिंग बैग भी मिल जाता है। जॉर्डन कहती है कि यह किसी जानवर का काम हो सकता है, लेकिन निक गुस्से में पूछता है कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है। जॉर्डन के पास इसका जवाब नहीं होता। वहाँ ना डग होता है और ना उसकी लाश मिलती है। तब रिबेका कहती है कि उन्हें शॉर्टकट लेकर यहाँ से निकलना चाहिए ताकि वे पास के रेंजर स्टेशन तक पहुँच सकें, लेकिन जोश कहता है कि जब तक डग नहीं मिल जाता वे कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि रिबेका नक्शा भी नहीं लाई थी और वे जोखिम नहीं लेना चाहते। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक रोशनी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद वह डग होगा, इसलिए वे उस तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें वही रहस्यमयी सीढ़ियां दिखती हैं जिन्हें फिल्म में पहले दिखाया गया था। किसी को समझ नहीं आता कि वहाँ लाइट्स कैसे जल रही हैं। जोश उन सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, लेकिन निक उसे नीचे आने को कहता है। सब हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें अपने दोस्त को ढूंढना होता है। तभी जोश को सीढ़ियों के पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है और अंदर से किसी की आवाज भी आती है। उन्हें लगता है कि शायद डग अंदर है, इसलिए वे अंदर जाने का फैसला करते हैं। जोश दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर जाते ही वह फिसलकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका पैर घायल हो जाता है। निक उसकी मदद करने नीचे जाता है। दोनों देखते हैं कि यह जगह बहुत बड़ी है और यह एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, जिसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। ऊपर खड़ी दोनों लड़कियां उन्हें वापस आने के लिए कहती हैं, लेकिन तभी फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वे उस आवाज का पीछा करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बच्चा मिलता है जो डर के मारे एक कोने में बैठा हुआ होता है। यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि जेसी होता है, जो 20 साल पहले गायब हो गया था। जेसी कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना वे हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बार बार बदलता रहता है। जोश और निक कहते हैं कि उन्हें बाहर जाने का रास्ता पता है। फिर सभी आगे बढ़ते हैं। एक जगह जेसी रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ दिखता है। जब जोश और निक भी आगे देखते हैं तो उन्हें एक भयानक क्रिएचर नजर आता है। सभी डर कर भागने लगते हैं और भागते भागते दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। जोश कहता है कि शायद वह क्रिएचर चला गया है, लेकिन तभी पीछे से हमला करके वह क्रिएचर जॉश को मार देता है। निक अपने भाई को नहीं बचा पाता और मजबूरी में बाहर आ जाता है। वह बहुत दुखी हो जाता है और जेसी भी उसके साथ बाहर आ जाता है। दोनों लड़कियां निक से भागने को कहती हैं, लेकिन निक दुख में वहीं बैठ जाता है। तभी वह क्रिएचर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, इसलिए सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। भागते भागते निक एक गड्ढे में गिर जाता है जहां बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं और वहीं उन्हें डग की लाश भी मिलती है। यह देखकर सब डर जाते हैं। अब वे बिना रास्ता देखे वहां से भागने लगते हैं। तभी रिबेका एक ट्रेलर देखती है जो वहां खड़ा होता है। सभी जल्दी से उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन जैसे ही रिबेका अंदर जाने लगती है क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उनके सामने ही मार देता है। यह देखकर निक समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है, इसीलिए वह तुरंत ट्रेलर का दरवाजा बंद कर देता है। जेसी बताता है कि यह क्रिएचर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह हमेशा भूखा रहता है और अपने बच्चों के लिए शिकार करता है। एक बार किसी इंसान की गंध मिल जाए तो वह उसे मारकर ही छोड़ता है। निक उससे पूछता है कि वह इतने सालों तक कैसे जिंदा रहा, लेकिन तभी क्रिएचर ट्रेलर को जोर जोर से हिलाने लगता है। सब बहुत डरे हुए होते हैं और उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगती है। तभी निक अपने भाई के लिए रोने लगता है और कहता है कि वह उसे बचा नहीं पाया। जॉर्डन उसे समझाती है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी और वह अब भी बाकी लोगों को बचा सकता है। इससे निक थोड़ा शांत हो जाता है। इसी बीच जेसी अपना नाम बताता है तो निक को याद आता है कि वह वही लड़का है जो 20 साल पहले गायब हुआ था, क्योंकि निक उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि निक बड़ा हो
चुका है, लेकिन जेसी की उम्र वैसी ही है। तब जेसी बताता है कि जब वह उस लाल दरवाजे के अंदर गया तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसने कई बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार रास्ता बदल जाता था और वह क्रिएचर हमेशा वहां उनका इंतजार करता रहता था। इसका मतलब यह हो सकता है कि जेसी के साथ समय अलग तरह से बीता या फिर वह किसी तरह के टाइम ट्रैवल में फंस गया था। इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। फिल्म में भी इन सवालों के पूरे जवाब नहीं मिलते। कुछ देर बाद जॉर्डन को लगता है कि बाहर अब शांति है और शायद क्रिएचर चला गया है, इसलिए उन्हें बाहर जाकर देखना चाहिए। निक उसे रोकता है, लेकिन जॉर्डन कहती है कि वे हमेशा छिपकर नहीं रह सकते। उसे ड्राइवर के केबिन से एक राइफल और कुछ गोलियां मिलती हैं। फिर निक और जॉर्डन बाहर जाते हैं। इसी दौरान जेसी कुछ बर्तन बाहर फेंकता है ताकि क्रिएचर का ध्यान उनकी तरफ आए। जैसे ही क्रिएचर उनकी तरफ आता है, जॉर्डन की बंदूक जाम हो जाती है। वह मुश्किल से एक गोली चलाती है, लेकिन उसका क्रिएचर पर कोई असर नहीं होता। क्रिएचर तुरंत जॉर्डन को बुरी तरह घायल कर देता है। निक जल्दी से ट्रेलर का दरवाजा बंद कर देता है ताकि क्रिएचर अंदर ना आ सके। निक बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वह अपने सभी दोस्तों को खो चुका होता है। वह बदला लेने का फैसला करता है। वह एक गैस सिलेंडर और लाइटर उठाता है और जेसी से कहता है कि उसके बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद कर दे। निक बाहर जाकर गैस कैन को दूर फेंकता है, जिससे क्रिएचर उसकी तरफ आकर्षित होता है। जैसे ही क्रिएचर पास आता है, निक उसकी तरफ लाइटर फेंक देता है और क्रिएचर आग में जलने लगता है। इसके बाद वह वहां से भाग जाता है और शायद खत्म भी हो जाता है। निक देखता है कि रहस्यमयी सीढ़ियां भी जल रही हैं। तभी जेसी उसके पास आता है और कहता है कि उसे घर जाना है। सुबह होने पर पुलिस वहां पहुंचती है और दोनों को बचा लेती है। पुलिस यह जानकर हैरान हो जाती है कि जेसी वही बच्चा है जो 20 साल पहले गायब हुआ था। फिर जेसी की माँ और नानी उससे मिलने आती हैं। वे एक दूसरे को देखकर हैरान भी होते हैं और खुश भी। काफी कुछ बदल चुका होता है, लेकिन जेसी वैसा ही रहता है। जेसी अपनी माँ से माफी मांगता है। असल में उसका नाना भी उस दूसरी जगह में चला गया था, लेकिन वह बच नहीं पाया। पुलिस पूछताछ के बाद निक को छोड़ देती है। फिल्म के अंत में निक और जेसी को साथ दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे इस सब से उबरने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिल्म में कई चीजें साफ नहीं बताई गई हैं, जैसे क्रिएचर कहां से आया, अंडरग्राउंड जगह किसने बनाई और उन सीढ़ियों का असली रहस्य क्या है। फिल्म को जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि लोग अपनी अपनी सोच से इसके मतलब निकाल सकें। अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते नेक्स्ट वीडियो में।